मुल्तान के मज़ार पे बैठी नादिया सियालकोट के गांव में पैदा हुई। नादिया की पैदाइश पर घर में खुशियां मनाई गईं। वो अपने वालिदैन की पहली औलाद थी। इसका बाप एक अमीर तरीन आदमी था। बहुत सारी जायदाद थी, नौकर चाकर थे। इसके बाप को गांव के लोग नवाब कहते। घर में सब लोग नादिया से खूब प्यार करते। नादिया भोली भाली बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। नादिया की उम्र अभी कोई 3 ही साल थी कि इसकी एक और बहन पैदा हुई, जिसका नाम अरीबा रखा गया। नादिया के वालिदैन अपनी दोनों बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दोनों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही थी। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। दिन रात में बदलते रहे, महीने सालों में बदलते रहे। नादिया के घर में भी वही हुआ जिस बात का इसके वालिदैन को हमेशा से डर रहता था, क्योंकि नादिया का बाप इतनी जायदाद का मालिक था और बाकी जो इसके रिश्तेदार थे वो इसके मुकाबले में कुछ ना थे। वो नादिया के बाप से हमेशा जलते रहते थे। सर्दियों के दिन थे। रात के वक्त नादिया और इसकी छोटी बहन अरीबा अलग कमरे में सो रही थीं। रात की तारीकी में किसी जालिम ने इन दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। फिर कातिल वहाँ से फरार हो गया। इस वक्त नादिया की उम्र तकरीबन 6 साल और इसकी बहन की उम्र तकरीबन 4 साल थी। जब सुबह के वक्त दोनों बहनें अपने कमरे से उठकर अपने वालिदैन के कमरे में गईं, तो इन्हें अपने वालिदैन की खून में लथपथ लाशें नजर आईं। वालिदैन की लाशों को देखकर दोनों बहनें हवास बाख्ता हो गईं। इतने में घर का पुराना मुलाजिम माजिद भी वहां पहुंच गया। इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। माजिद का शोर सुनकर सब लोग इकट्ठे हो गए। गांव के कुछ लोगों ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और कुछ देर बाद पुलिस आ गई। जाए वकुआ का मुआयना किया गया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। रिश्तेदारों को खबर मिल गई थी कि नादिया के वालिदैन इस दुनिया से कूच कर गए हैं। वो सब लोग भी आ गए। पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी गईं। फिर दोनों मियाँ बीवी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। माँ बाप की जुदाई में रो रो कर दोनों बहनों को बुखार हो गया। नसीब का लिखा कौन टाल सकता है। कभी वो दिन भी थे कि नादिया और अरीबा राज करती थीं और आज का दिन के सब नाम के रिश्तेदार पास थे। 2 से 3 दिन गुजर जाने के बाद हर कोई इन दोनों बहनों को संभालने की फिक्र में लग गया। वजह सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की दौलत थी। सब रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद थे। इनकी खाला ने कहा, मेरी बहन की निशानी है, इसलिए नादिया को मैं अपने घर ले जाऊंगी। अरीबा का उसका मामू अपने घर ले गया। अल्लाह ने छोटी सी उम्र में दोनों बहनों के दरमियान जुदाई की दीवार खड़ी कर दी। नादिया बड़ी ही खूबसूरत और नाज नखरे वाली लड़की थी। इसकी खाला इसे अपने घर ले आई। खाला के 4 बेटे और 4 ही बेटियां थीं। नादिया हर वक्त इस भरे घर में भी उदास और गमगीन रहती, क्योंकि वक्त ने बादशाह से फ़कीर बना दिया था। 7 साल की उम्र में नादिया को गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। वक्त गुजरता रहा। नादिया ने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर ली। इसी दौरान नादिया को एक बीमारी लाहक हो गई। गम इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा होता है। नादिया को जो गम मिले तो उन्होंने इसको खोखला कर दिया। बाकी जो कसर रह गई वो बीमारी ने पूरी कर दी। घर वाले इलाज तो करवाते, लेकिन ना बराबर होने के। आजकल के जदीद दौर में वो नादिया का इलाज नीम हकीमों से करवाते रहे, क्योंकि नीम हकीम 5 रुपए की एक पुड़िया देता और डॉक्टर साहब तो सिर्फ 500 रुपए फीस ही लेते। इसलिए नादिया का इलाज हकीमों से होता रहा, पैसे खर्च ना हो। मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद नादिया ने घर में रहकर ग्रेजुएशन किया। इसने हर वो काम किया जो इसने कभी सोचा तक नहीं था। इसके बावजूद इसकी खाला की बेटियां इसके कामों से कभी खुश ना होती। हमेशा यही कहती कि ये लड़की सारा दिन बैठी रहती है, कोई भी काम नहीं करती। नादिया को एक कैबिन नुमा कमरा दिया गया था जिसमें वो सोती थी। इस कमरे में जून जुलाई में भी कोई पंखा वगैरह नहीं होता था। एक दिन नादिया ने अपनी खाला माँ से कहा, मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो खाला ने झट कहा, पंखा नहीं लग सकता, इसके इस्तेमाल से बिल ज़्यादा आता है। जिस कमरे में खाला की अपनी सगी बेटियां सोती थीं, वहाँ पर एक नहीं 2-2 पंखे थे। इस घर में रहते हुए सबसे छुपकर वो अपनी किस्मत पर रोती। इसको अपनी बहन अरीबा से बिछड़े हुए सालों बीत गए थे, लेकिन दोबारा कभी मिलन नहीं हुआ। नादिया 5 वक्त की नमाज पढ़ती। हर वक्त इसकी ज़बान पर अल्लाह का नाम रहता। अब इसको इस घर में रहते हुए सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि बस अब अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। लेकिन दूसरे ही लम्हे इसको इस बात का भी ख्याल आ जाता कि मायूसी गुनाह है और मुझे ज़िंदगी से कभी मायूस नहीं होना। खैर, वक्त गुजरता रहा। कुछ दिनों के बाद खाला की बड़ी बेटी की शादी थी। पूरी गर्मजोशी के साथ शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। अभी शादी को 2 दिन रहते थे कि घर में मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन खाला की बड़ी बेटी दुल्हन के रूप में इस घर से रुखसत हो गई।
शादी में जो मेहमान आए हुए थे इसमें एक लड़का बार बार नादिया की तरफ देखता। नादिया को भी ये बात महसूस हुई थी कि हर कोई इसकी तरफ गौर से देखता है। शादी खत्म होने के बाद सब मेहमान अपने घरों को वापस लौट रहे थे। जुनैद ने मौका पाकर नादिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन नादिया ने इसके हाथ पर अपना हाथ नहीं रखा, बल्कि जल्दी से एक मेहमान खातून के गले मिली और वापस चली गई। फिर मामूल के मुताबिक वही घर और ढेर सारे काम। शादी को ख़त्म हुए एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन नादिया के मन में ये ख्याल नहीं आया कि वो लड़का कौन था और बार बार क्यों देखता था। नादिया ने इस घर में रहते हुए घर वालों से छुपकर एक मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। मोबाइल फ़ोन पर वो किसी को कॉल नहीं करती थी। जब कभी ज़्यादा उदास हो जाती तो मोबाइल में कोई गाना वगैरह सुन लिया करती। इसका नंबर किसी के पास नहीं था। इस घर में इसकी खाला की बेटी फरजाना को नादिया के मोबाइल का इल्म था। कभी नादिया और फरजाना दोनों मिलकर गाने वगैरह सुनती थीं। दिन रात की स्याही में बदलते रहे। मामूल के मुताबिक नादिया ने रात के खाने के बाद बर्तन वगैरह साफ़ किए। इसके बाद इशा की नमाज से फारिग होकर अपने कमरे में चली गई। अलमारी में रखा हुआ मोबाइल निकाला तो देखा बहुत सारी कॉल्स आई हुई थीं। नादिया ने कॉल्स देखी तो वो कुछ परेशान हो गई। दिल ही दिल में सोचने लगी कि मेरा नंबर तो किसी के पास भी नहीं है, ये कॉलें कौन करता रहा है। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि ऐन इसी वक्त इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। नादिया ने घबराते हुए कॉल अटेंड की। अस्सलामुअलैकुम, मैं जुनैद बात कर रहा हूँ। नादिया, आप सारा दिन कहाँ थीं? कम से कम आप मेरी कॉल तो अटेंड करती। जुनैद मुसलसल बोल रहा था और नादिया इस वक्त बुत बनी इसकी सारी बातें सुन रही थी। जब जुनैद ने सारी बातें ख़त्म कर ली तो फिर इसने कहा, नादिया, आप भी कुछ बोलेंगी या मैं ही बोलता रहूँगा? नादिया ने बस इतना पूछा कि आपको मेरा नंबर किसने दिया? जुनैद ने कहा, आपका नंबर मुझे फरजाना ने दिया था। फरजाना का नाम सुनते ही नादिया ने कॉल बंद कर दी। अब नादिया को फरजाना पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि इसने मेरा नंबर इस लड़के को क्यों दिया। खैर, रात तो किसी न किसी तरह कट गई। सुबह होते ही नादिया ने फरजाना से पूछा कि तुमने मेरा नंबर किसको दिया है? अगर दिया भी है तो क्यों दिया है? फरजाना ने कहा, नादिया, शादी पर जुनैद नामी लड़का आया था। इसने बड़ी मिन्नत की, मुझसे तुम्हारा नंबर मांगा तो मैंने इसे दे दिया। नादिया फरजाना से इस बात पर काफ़ी दिन खफा रही। जुनैद रात गए नादिया को कॉल करता। शुरू में तो नादिया को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन वक्त के साथ साथ जुनैद नादिया के दिल में अपना मकाम बनाने में कामयाब हो गया। अब नादिया भी इससे बात करने की आदी हो गई थी। वो सोने से पहले जब तक जुनैद से बात ना कर लेती इसे भी नींद ना आती। दिल ही दिल में नादिया जुनैद से प्यार करने लगी, लेकिन इस तरह इसने कभी भी जुनैद से बात नहीं की। मामूल के मुताबिक एक रात वो दोनों मोबाइल पर बातें कर रहे थे। जुनैद ने नादिया से मिलने की ख्वाहिश कर दी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वो भी घर से बाहर, मतलब कि किसी पार्क वगैरह में। लेकिन नादिया ने कहा, मैं आपसे कभी नहीं मिल सकती क्योंकि मेरा घर से निकलना बहुत मुश्किल है। इस बात पर जुनैद ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि ठीक है, आप मत मिलो और मिलने के बाद मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। और साथ ही इसने कॉल बंद कर दी। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए और जुनैद ने नादिया को कोई भी मैसेज नहीं किया। आखिरकार नादिया ने एक रात जुनैद को खुद कॉल की और कहा, आप नाराज़ ना हो, मैं कोशिश करूँगी कि आपसे मिल लूँ। इसके बाद ढेरों सी बातें होने लगीं। जुनैद जब भी नादिया को कॉल करता इससे यही कहता, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे सारे दुख ख़त्म करना चाहता हूँ। जबकि जुनैद के दिल में मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो तो इस मोहब्बत के नाम से बहुत सारी लड़कियों को धोखा दे चुका था। वो तो बस हुस्न का पुजारी था, इंतहाई लालची किस्म का इंसान था। खूबसूरत होने की वजह से बहुत सारी लड़कियां इसे धोखा खा चुकी थीं। इन लड़कियों में से एक लड़की नादिया भी थी जो बुरी तरह इसके जाल में फंस चुकी थी। जुनैद ने नादिया को सबज बाग दिखाए, जबकि नादिया इससे सच्चा प्यार करने लगी। इसके मन में बस एक ही बात थी कि चलो सारी ज़िंदगी दुखों में गुजारी है, अब कोई तो है जो मुझसे सच्चा प्यार करता है और मुझसे शादी करने का कहता है। लेकिन ये सब कुछ धोखा था। जबकि नादिया को समझ में न आ सका, वो रोज़ बरोज़ जुनैद की बातों में फंसती चली गई। एक रात जुनैद ने नादिया को कॉल करके कहा कि आप कल दिन 11 बजे मुझसे मिलने आइए। नादिया पहले तो खामोश हो गई, फिर कुछ लम्हे बाद जवाब दिया कि ठीक है, मैं आने की कोशिश ज़रूर करूँगी, अगर ना आ सकी तो नाराज़ मत होना। नादिया ने मिलने का वादा तो कर लिया, लेकिन सारी रात यूं ही इन्हीं सोचों में गुजर गई कि वो कल कैसे घर से निकलेगी। खैर, जब सुबह हुई तो नादिया ने अपनी खाला माँ से कहा कि अम्मा जी, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं,
फरजाना के साथ बाज़ार चली जाती हूँ। फरजाना के स्कूल में अपनी चीज़ें बाज़ार से ख़रीद लूँगी और हम दोनों वापस आ जाएंगे। फरजाना मैट्रिक की तलबा थी। पहले तो खाला जी ने साफ इनकार कर दिया कि घर के काम कौन करेगा, लेकिन फरजाना के इसरार करने पर वो मान गई, क्योंकि फरजाना इसकी सगी बेटी होने के साथ साथ इसकी लाडली भी थी। फरजाना को घर से लेने के लिए सुबह सवेरे रिक्शा आता था। इस दिन नादिया उतर गई और नादिया बाजार का बहाना बनाकर इसके साथ पार्क में चली गई, जिसमें इसने जुनैद को मिलने का कहा था। कुछ टाइम गुजरने के बाद वो दोनों मिल चुके थे। पहले तो फ़ोन पर जुनैद प्यार मोहब्बत के झूठे दावे कर चुका था, आज इससे मिलकर भी करना चाहता था। जुनैद ने नादिया से पूछा कि आप मुझसे शादी के लिए रजामंद हो या नहीं। नादिया ने इतना ही जवाब दिया कि वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। अब नादिया के दिलो दिमाग पर जुनैद मुकम्मल तौर पर हावी हो गया था। नादिया हर वक्त इसके ख्यालों में गुम रहने लगी, घर में भी उदास रहती। घर वालों ने इसकी उदासी की वजह ना पूछी। एक दिन जुनैद ने नादिया को कॉल करके अपने दिल की बात बता दी और नादिया से कहा कि देखो नादिया, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कभी किसी अच्छे घर में नहीं करेंगे। इससे बेहतर है कि हम दोनों ये घर एक साथ ही छोड़ दें और फिर एक दूसरे से खुद मोहब्बत की शादी कर लें। मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी खुश रखूँगा, कोई दुख नहीं आने दूंगा। नादिया ये बातें सुनकर बड़ी परेशान हुई कि पता नहीं अब मेरी ज़िंदगी में कौन आएगा या नहीं, मुझे खुश रखेगा या नहीं। नादिया इन्हीं सोचों में गुम थी। फिर इस नतीजे पर पहुंची कि वो जुनैद के लिए ये घर हमेशा के लिए छोड़ देगी। एक रात नादिया ने जुनैद को कॉल की, इसे कहा कि मुझे कभी धोखा मत देना, तुम्हारी खातिर मैं ये घर छोड़ना चाहती हूँ। इसने कहा कि ठीक है, मैं कल लारी अड्डे पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। प्रोग्राम के मुताबिक रात को जब सब घर वाले सो गए तो नादिया ने थोड़ा बहुत सामान एक बैग में रखा और घर हमेशा के लिए छोड़कर जुनैद के पास दिए हुए वक्त के मुताबिक लारी अड्डे पहुंच गई। जुनैद नादिया को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ देर के बाद वो दोनों एक बस में सवार हो गए। फिर जुनैद इसे एक दोस्त के घर ले गया, कहा कि हम यहाँ रहेंगे और 3 दिन बाद निकाह कर लेंगे। मैं तुम्हारे और अपने लिए घर भी देख लूँगा। नादिया को यकीन हो गया कि अब कोई मसला नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों इस घर में दाखिल हुए। एक बड़ी उम्र की औरत इस घर में थी। वो उन दोनों को आकर मिली। नादिया को न जाने इस औरत को देखकर दिल में अजीब सा खौफ महसूस हुआ। खाना खाने के बाद जुनैद ने नादिया से कहा कि तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी आता हूँ। इसने फिरदौस भाई को कहा कि आप 2 कप चाय बनाकर ले आएं। नादिया की चाय में नशा आवर गोलियां डाल देना ताकि मैं यहाँ से भागने में कामयाब हो जाऊँ। थोड़ी देर बाद फिरदौस चाय ले आई। पीने की देर थी कि नादिया नींद में डूब गई। जुनैद मुंह मांगी रकम लेकर वहाँ से चलता बना। गोलियों का नशा ख़त्म हुआ तो नादिया की आंख खुली। सामने फिरदौस भाई खड़ी थी। इसने पूछा जुनैद कहाँ है। वो कहने लगी, लड़की ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हें महंगे दामों में मेरे पास फ़रोख्त करके चला गया है। अब तुम मेरी कैद में रहोगी। जो कुछ कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना पुलिस के हवाले कर दूँगी। ये अल्फाज सुनकर नादिया के पांव तले ज़मीन निकल गई। रात के 12 बजे फिरदौस भाई हाशिर नामी एक शख्स को लेकर नादिया के कमरे में आ गई। इसने नादिया को देखा तो देखता ही रह गया। हाशिर इसे देखकर वापस फिरदौस भाई के पास आकर बैठ गया। कहा कि मैं तुम्हें जितने चाहोगी पैसे दूंगा, लेकिन नादिया के पास किसी और को मत जाने देना। भाई ने ये शर्त मंजूर कर ली। वक्त गुजरने के साथ हाशिर फिरदौस भाई के कोठे पर आता रहा। इसे पैसे देकर नादिया के पास जब भी जाता इसके साथ ढेरों बातें करता, लेकिन कोई ऐसी हरकत ना करता जिससे नादिया की इज्जत पर कोई हर्फ आए। नादिया इसे हर बार यही कहती कि प्लीज़ मुझे यहाँ से आज़ाद करा दो, सारी ज़िंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। हाशिर ने नादिया से कहा कि देखो नादिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगरचे अब तुम्हें मर्द ज़ात पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन हर इंसान बुरा नहीं होता। मैं तुमसे शादी की बात कही क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और फिर हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। नादिया ने कहा ठीक है, मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगी, लेकिन मुझे जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से ले चलो, क्योंकि मेरा इस जगह पर दिल घबराता है। फिरदौस भाई से मुझे खौफ आता है। ये दोनों जब आपस में बातें कर रहे थे, इनकी बातें फिरदौस भाई ने सुन ली और हाशिर से कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ये कोठा है, यहाँ पर जिस्मों के सौदे होते हैं, दिलों के नहीं। हाशिर ने फिरदौस भाई से कहा, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपने एक लफ्ज़ भी नादिया के बारे में गलत कहा तो अच्छा नहीं होगा। तुम क्या जानो कि हीरा क्या मोती क्या। इस बात पर फिरदौस को भी गुस्सा आ गया। बोले, तुम जैसे आशिक बड़े देखे हैं। हाशिर ने कहा कि मैं नादिया से प्यार करने लगा हूँ। फिरदौस ने कहा, इसके प्यार की कीमत मुझे दो। कहने लगा, तुम जितने पैसे कहोगी मैं दे दूंगा।
खैर फिरदौस भाई ने 5 लाख का तकाजा किया। हाशिर ने हामी भर ली और कहा, अगर मेरी अमानत में ज़रा भी खयानत की तो अच्छा नहीं होगा। हाशिर ने रातों रात रकम का बंदोबस्त किया और अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन फिरदौस भाई को रकम देकर नादिया को वहाँ से आज़ाद करवाकर अपने साथ घर ले आया। हाशिर का इस दुनिया में कोई नहीं था। नादिया ने हाशिर का शुक्रिया अदा किया। हाशिर ने कहा, मैंने अपना वादा तो निभाया, अब आपकी बारी है। नादिया ने कहा, मैं आपसे शादी के लिए रजामंद हूँ। हाशिर नादिया की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। इसने कहा कि ठीक है, मैं अभी मौलवी को लेकर आता हूँ। हाशिर जब वापस आया तो इसने नादिया के लिए कपड़े वगैरह भी लिए हुए थे, लेकिन आते हुए इसे किसी तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगने से हाशिर सर के बल गिर पड़ा। सर पर चोट इस कदर शदीद थी कि वो मौके पर ही दुनिया छोड़ गया। हाशिर की लाश घर आई तो नादिया को सकता हो गया और फिर नादिया वो कई दिन तक होश में न आई तो होशो हवास खो चुकी थी। इसी दीवानगी में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। अब मुल्तान में एक मशहूर दरबार पर बैठी अल्लाह अल्लाह करती है और लोगों से पूछती है कि मैं कौन हूँ।